बार रामनवमी पर अयोध्या में रामलला के मस्तक पर सूर्य किरण का तिलक होगा। सूर्य की किरण रामलला के ललाट पर पड़ेगी और इसका ट्रायल वीडियो TV9 भारतवर्ष के पास है। सूर्य की यह किरण वैज्ञानिक पद्धति के जरिए रामलला के ललाट तक पहुंचेगी। इसी पद्धति का ट्रायल किया गया है और ये वीडियो जो इस वक्त आप TV9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं, ये उसी ट्रायल का एक हिस्सा है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें रामनगरी अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के अंदर की तस्वीरें, गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें। और ये तस्वीरें अपने आप में ये बता रही हैं कि किस तरह से वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करके रामलला के मस्तक पर सूर्य किरण का तिलक किया जाएगा और इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि सूर्य की किरण के जरिए कैसे रामलला का तिलक किया जा रहा है। सूर्य की किरण रामलला के ललाट पर सीधे पड़ रही है। इसका ट्रायल वीडियो TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भव्य राम मंदिर के गर्भगृह की, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की हैं जब ये ट्रायल किया जा रहा था। सूर्य की ये किरणें वैज्ञानिक पद्धति के जरिए रामलला के ललाट तक पहुंची और वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं TV9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख सकते हैं। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अपने आप में ये तस्वीरें अद्भुत हैं। रामलला का सूर्य तिलक किया जा रहा है, ट्रायल में क्या क्या हो रहा है जरा बताएं तफसील से। देखिए, ये जो है रामनवमी 17 तारीख को पड़ रहा है और उस दिन जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, उसको ये जिम्मेदारी दी गई राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से कि रामनवमी पर भगवान रामलला जो हैं, जो गर्भगृह में विराजमान है, उनके माथे पर जो सूर्य का तिलक होगा, जो पहले डिजाइन किया गया था मंदिर, उसी समय ये बात कही गई थी। चंपत राय ने इसके बारे में विस्तार से बताया था कि रामनवमी पर ये किया जाएगा सूर्य तिलक, चूँकि सूर्यवंशी हैं भगवान राम, उनका किया जाएगा। तो उसका ट्रायल आज हुआ है। तीसरी मंजिल पर जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है, उसके साइंटिस्ट की एक टीम पिछले कई दिनों से इस काम में लगी हुई है। तीसरी मंजिल पर एक सिस्टम बनाया गया है जिसमें गियर बॉक्स है, रिफ्लेक्टिव मिरर है और लेंस है। इन तीनों की मदद से जो तीसरी मंजिल पर सूर्य की किरण पड़ेगी उसको गर्भगृह तक लाया जाएगा और फिर गर्भगृह में मिरर के थ्रू, जो आप अगर मंदिर में जो लोग गए हैं वो इस बात को ज़्यादा समझ सकते हैं, या फिर जो टीवी स्क्रीन पर भगवान रामलला को देख रहे हैं कि मंदिर के गर्भगृह में बहुत अंदर तक जाने पर भगवान रामलला के दर्शन होते हैं। बिल्कुल। फिर वहाँ पर मिरर को सामने करके और फिर उस तरीके से जो तीसरी मंजिल से सूर्य की किरण आएगी, उससे रामलला के मस्तक पर, उनके माथे पर दोपहर 12 बजे से लेकर 12:04 तक ये सूर्य तिलक का एक समय का एक मुहूर्त निकाला गया है रामनवमी के दिन। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, ये तस्वीरें बड़ी अद्भुत हैं, बहुत शानदार तस्वीरें हैं। भव्य रामलला के मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक हो रहा है और इसका ट्रायल हुआ और इस वक्त वो अद्भुत तस्वीरें हम TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। आपका अपना अनुभव कैसा रहा? जी हाँ, जो आप सुने हैं, जो बोल रहे हैं, सही वही है कि भगवान रामलला के ठीक मस्तक पर सूर्य किरण का दिखाई देगा और चूंकि 12 बजे भगवान राम का अवतार होगा, इसीलिए रामनवमी के दिन 17 तारीख को यह दृश्य, अद्भुत दृश्य दिखाई देगा जो बहुत ही चमत्कार है और इस प्रकार के दृश्य बहुत कम ही दिखाई देते हैं। तो यह दृश्य जो है, जो भगवान राम के, क्योंकि सूर्यवंशी हैं, जो भगवान सूर्य का जो उनके लार पर उदय होता हुआ दिखाई देगा, यह दृश्य देखने लायक है। और साथ ही साथ यह जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ था, उस समय सूर्य 1 महीने तक ही ठहर गए थे। मास दिवस का दिवस भा, अच्छा, मर न जाने को, ये प्रमाण भी है उस समय का है जब भगवान राम का अवतार हुआ था। तो ये दृश्य बहुत अद्भुत है।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बहुत अद्भुत दृश्य है और हम देख रहे हैं इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में जो ट्रायल का वक्त का वीडियो है उसमें पहले उजाला होता है और उसके बाद पूरे जो गर्भगृह में अंधेरा है और सिर्फ रामलला का मस्तक जो है वो उज्जवल नजर आ रहा है और उसमें सूर्य की रोशनी डायरेक्ट आकर पड़ती है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट आकर पड़ती हैं। जब ये ट्रायल हो रहा था उस वक्त आप भी मौजूद थे क्या सत्येंद्र जी? और साथ ही साथ जो उनके वस्त्र होंगे पीले रंग का वस्त्र होंगे। हाँ। और क्योंकि उत्सव है, रामनवमी का उत्सव है और भगवान के पीठ जंगलियां तन पहराए, ऐसा हमारे शास्त्रों में है कि माता कौशल्या जी ने पीला कपड़ा उनको पहराया, जिसको पहन करके ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहीं पर आई। यह दृश्य उस समय का है जब भगवान राम चलने लगे थे, तो उसी रूप में यह दृश्य दिखाई देगा जो अपने आप में अद्भुत है और उनका वस्त्र जो है वो पीले रंग का हो। अच्छा, आस्था और विज्ञान का मिलन होते हुए भी आप यहां पर देख रहे हैं क्या? क्योंकि इस पूरे आयोजन के दौरान यानी जब जिस तरह से सूर्य तिलक किया जाएगा रामलला का, पूरी वैज्ञानिक पद्धति का उसमें इस्तेमाल किया गया है सत्येंद्र जी। जी हाँ, बिल्कुल, ये वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से है कि यह विज्ञान के माध्यम से ऐसा दृश्य दिखाई देता है और वह विज्ञान भी है, व्यवहारिक भी है और शास्त्रीय भी है। तो ये सारे जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही सुंदर ढंग से वह अद्भुत दृश्य दिखाई देगा उस दिन, जिस दिन भगवान राम का अवतार होगा नवमी के दिन। या दिन राम जन्म सुधि गावै, तेरस सकल तहाँ चली जावै। जी जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आचार्य सत्येंद्र दास, मुख्य पुजारी रामलला के मंदिर के, हमसे बात कर रहे थे और TV9 भारतवर्ष पर रामलला के सूर्य तिलक का ये एक्सक्लूसिव अद्भुत ट्रायल वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रामनवमी पर दोपहर 12 बजे इसी तरह से सूर्य किरणों के जरिए पूरी वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करते हुए सूर्य तिलक किया जाएगा और उसका ट्रायल किया गया है और उस वक्त गर्भगृह का नजारा कैसा होगा ये हमने आपको इस ट्रायल वीडियो के जरिए TV9 भारतवर्ष पर दिखाने की कोशिश की है। और आइए अब आपको एक डेमो के जरिए यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे रामलला के मुखमंडल पर सूर्य तिलक होगा। यह देखिए किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, कैसे किया जाएगा रामलला का सूर्य तिलक, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इंतजाम किए गए हैं वो आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरें ट्रायल वीडियो की, जिसमें रामलला का जो मस्तक है उस पर सूर्य तिलक कैसे किया जा रहा है सूर्य की किरणों के जरिए, वो हमने आपको दिखाया। और आइए आपको बताते हैं कि भगवान राम के दिव्य अभिषेक का विज्ञान क्या कहता है। आखिर कैसे भगवान का सूर्य तिलक होगा ये आपको बताते हैं। कण कण में राम, सूर्य अभिषेक का विज्ञान जरा समझिए। रामलला का सूर्य तिलक सूर्य के पथ बदलने के सिद्धांत पर दरअसल आधारित है। एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण और 3 लेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। देखिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। एक रिफ्लेक्टर, 2 दर्पण यानी आईना, 3 लेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। पीतल पाइप से किरणें मस्तक तक पहुंचेंगी सीधे। राम मंदिर की छत पर लगे रिफ्लेक्टर में मुख्य लेंस लगाया गया है। इसके अलावा 19 गियर के जरिए रिफ्लेक्टर जो है वो काम कर रहा है। सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल पर लगे रिफ्लेक्टर पर आकर गिरेंगी और फिर उसके बाद रिफ्लेक्टर से दर्पण पर जाएंगी सूर्य किरणें और इसके बाद शुरू होता है काम लेंस का। लेंस के जरिए फिर आगे बढ़ेंगी सूर्य किरणें। दर्पण को 60 डिग्री में लगाया गया है ताकि किरणें सीधे रामलला के मस्तक तक जाएं। वर्टिकल पाइप में लगे लेंस से मुखमंडल तक जाएंगी सूर्य किरणें और उसके बाद रामलला का सूर्य किरण से तिलक मुमकिन होगा। और ट्रायल वीडियो चूंकि हमारे सामने आ गया है तो पंकज हम और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि जब सूर्य तिलक होगा रामलला का तो उस वक्त गर्भगृह के अंदर नजारा कैसा होगा।
जी हाँ, बिल्कुल उसकी झलक तो इस ट्रायल वीडियो से साफ दिख जाती है। और जब रामलला मंदिर का अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था 5 अगस्त को, तभी इसके बारे में भूमिका बना ली गई थी। और बाद में जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तभी हुआ था कि सूर्य तिलक किया जाएगा रामनवमी पर। कैसे होगा उसके लिए जो तमाम एक्सपर्ट संस्थाएं हैं, जैसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है रुड़की, उससे मदद ली गई। उनकी टीम लगातार ये काम कर रही थी और आज उसका ट्रायल पूरा हुआ। जैसा मैंने पहले कहा कि किस तरीके से रिफ्लेक्टिव लेंस और आप जैसे चर्चा कर रहे थे कि 19 गियर वाली जो गियर बॉक्स है और मिरर, इन तीनों के समायोजन से जो छत पर तीसरी मंजिल राम मंदिर की छत पर जब सूर्य की किरण पड़ेगी उस दिन रामनवमी के दिन दोपहर में, उसको कैसे नीचे लाया जाएगा गर्भगृह तक और फिर अंदर गर्भगृह को अंधेरा करके उसी वक्त और सूर्य की किरण भगवान राम के ललाट पर पड़ेगी, उसकी झलक टीवी स्क्रीन पर आप दिख रहे हैं। जो आज ट्रायल में हुआ है वो इसी के बेहतर समायोजन से ऐसा संभव हो पाया है, जिसको हम सूर्य तिलक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए और ये अहम जानकारियां हमें देने के लिए। और आचार्य सत्येंद्र दास को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि रामनवमी का इस बार इंतजार तमाम राम भक्त कर रहे हैं क्योंकि रामलला के मंदिर में यह अद्भुत नजारा हमें गर्भगृह में देखने को मिलेगा। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश की सियासत की। यहां लोकसभा चुनाव को लेकर देश का सियासी माहौल गर्म हो चुका है। नेता तूफानी रफ्तार से चुनाव प्रचार में जुटे हैं, एक दूसरे पर जमकर पलटवार हो रहे हैं। बिहार की पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार भी धुआंधार प्रचार कर रही हैं। आज मीसा भारती अपनी संसदीय सीट के विक्रम विधानसभा इलाके में पहुंची थी, जहां उनसे पहले ही उनके समर्थक भारी संख्या में पहुंच गए। ऐसे में टीवी 9 संवाददाता रूपेश कुमार भी उनके संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्र पहुंचे और वहां का चुनावी माहौल समझने की कोशिश की। मीसा भारती के समर्थक यहाँ भी जुटे हैं। पूरे रास्ते में जहाँ जहाँ मीसा भारती जा रही हैं, कहीं गाड़ी से उतर रही हैं, कहीं उनके समर्थक उन्हें घेर ले रहे हैं। हम लोग जिता दिए थे मीसा भारती के लिए, बदमाशी करके चोरी किया गया था। अगर ऐसा आपकी होगा तो हम लोग जान दे देंगे, वहाँ जान दे देंगे अपना। अगर चोरी किया बीजेपी तब जान दे के क्या होगा? जान देंगे तब वहीं अब चोरी हो सकता है। न चोरी नहीं होने देंगे। नहीं तो यहाँ जिताना है, हराना है कि जान देना है? नहीं, हम जिताएंगे। हम लोग जिता तो रही हैं। तो जान क्यों देंगे यार? जान वो चोरी करेगा तब देंगे वहाँ। इसलिए लोकतंत्र गुलाम हो रहा है, लोकतंत्र गुलाम हो रहा है। संविधान से प्रतिदिन खेल हो रहा है। जब तक लजिएंगे आरजेडी का नाम लेंगे, हमारा वोट आरजेडी के नाम पर है। पिछली बार नहीं दिए थे? 2 बार 2014 में, 2019 में नहीं दिए थे क्या? दिए थे, हर हमेशा दिए थे। युवा रहेगा उधर माता पिता रहेगा। आजकल युवा का भविष्य का बात है ना। युवा आगे युवा ने देख रहा है। मशीन चाहिए, नौकरी वाली सरकार चाहिए हमको, नौकरी वाली सरकार चाहिए। युवाओं को जो रोजगार दे, युवाओं को नौकरी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई नौकरी हम दिए, वो तो उप मुख्यमंत्री कुमार, वो तो पलटू चाचा है, वो तो पलटियां मार देते हैं। अबरी पलटू चाचा का पलटी नहीं, उलट के पलटा दे देंगे अबरी। ये बताइए क्या माहौल है? अरे माहौल कहना ही नहीं है। इस बार पाटलिपुत्रा की बहू, बाहर वाले बाहर जाओ, पाटलिपुत्रा क्षेत्र हमारा है। विक्रम विधानसभा की बहू चुनाव लड़ रही है पाटलिपुत्रा से। लालू जी की बेटी जो है विक्रम विधानसभा की बहू है, हर जाति समुदाय की बहू है। सभी जात पात से ऊपर उठकर हर समुदाय के लोग इस बार मीसा भारती जी को वोट करेगी। और यहाँ के लोग मीसा भारती को लालू यादव की बेटी के रूप में पहचानते हैं, यहाँ के बहू के रूप में। पहले बहू, उसके बाद बेटी। पहले विक्रम की बहू है, उसके बाद उनकी बेटी है। और देखिए मीसा भारती लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं, खास करके प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए अपने बयान के बाद। इस बीच बिना नाम लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर प्रधानमंत्री ने हमला बोला है। नवरात्र में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाया जा रहा है। सावन में सजायाफ्ता मुल्जिम के घर मटन खाते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को घेर लिया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है,
जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं, उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन जब बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है, मैं देश को सही चीजों का सही पहलू बताऊं, और वो मेरा कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह उन्होंने हमला बोला है। इस बीच चुनाव प्रचार के दौरान मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी असल मुद्दों की बात नहीं करते, बेरोजगारी पर बात नहीं करते। आप भी सुनिए, हमारे संवाददाता रूपेश कुमार ने जब मीसा भारती के साथ बातचीत की तो उनकी तरफ से क्या कहा गया। चौड़ी सड़कें हो। मीसा जी, आप वहां पहुंची हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी उस इलाके में है जहां की आप बहू हैं। लोग बता रहे हैं कि हम लोग बेटी के रूप में नहीं, मीसा जी का इस्तकबाल कर रहे हैं बहू के रूप में। विक्रम की आप बहू हैं। बिल्कुल। आप अपने ससुराल पहुंची हैं। बिल्कुल, अपने ससुराल में हूँ, क्योंकि इसी क्षेत्र में मेरा ससुराल भी पड़ता है कुंजो, तो इसलिए यहाँ पे सब लोगों से मेरा एक रिश्ता है। कोई मतलब ससुर लगते हैं, कोई देवर लगते हैं, कोई जेठ लगते हैं। महिलाएं भी बहुत आती हैं, कहती हैं हम ननद लग रहे हैं हम, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। विक्रम आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। युवाओं में तो क्रेज है ही। मैंने एक बुजुर्ग से बात किया, उन्होंने कहा कि इस बार अगर गड़बड़ी हुई तो हम जान दे देंगे। नहीं, देखिए, ये उनका आशीर्वाद है जो उन्होंने इस तरह से कहा है, और बार बार मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग मुद्दा लेकर के जा रहे हैं और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रणाम। कितनी सीटें? 40 में कितनी? देखिए, ये तो जनता तय करेगी। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं नंबर बता दूँ। ये आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। लेकिन हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं, हम लोग अपना जनता के बीच रह रहे हैं और जनता तय करेगी। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि सावन में एक मुलजिम के घर जाकर के मटन बनाना सिखाते हैं, खाते हैं, और यहाँ नवरात्रा में मछली खाती हैं। देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत अहम मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी सम्राट चौधरी से पूछा कि एक पिता और पुत्री के रिश्ते को जिस तरह से तार तार किया गया, हमने कभी उसको मुद्दा बनाया? तो ये पूछिएगा मेरे तरफ से कि मीसा भारती जानना चाहती हैं प्रधानमंत्री जी कि इस पे आपने कुछ कहा। मुद्दा
बयान किसी व्यक्ति का बयान नहीं होना चाहिए। मुद्दा इस देश में किसानों का होना चाहिए, मुद्दा इस देश में बेरोजगारों का होना चाहिए, मुद्दा इस देश में जो महंगाई है उस पे होना चाहिए। तो इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। पहले एक मुद्दा बनाते थे प्रधानमंत्री जी परिवारवाद का, अब वो गौन है। खुद दामाद के लिए वोट मांग रहे हैं, खुद बेटे के लिए वोट मांग रहे हैं, तो अब तो परिवारवाद पे वो नहीं बोलेंगे। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस देश के बेरोजगारी पे, इस देश की बदहाली पे, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे इस देश की जनता सवाल उनसे जानना चाहती है और उनको बोलना पड़ेगा। इधर उधर भटकाए नहीं कि मीशा ने आज क्या बयान दिया। तो मटन मछली भी इस बार बिहार में चुनावों में एक मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल पाटलिपुत्र की बात करें तो 10 सालों से पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव भी आज विक्रम में ही मौजूद थे, लेकिन इनके प्रचार का तरीका जरा अलग रहा। न गाड़ियों का काफिला दिखा, न नारों का शोर, न समर्थकों का हुजूम, फूलमाला भी नहीं दिखी। TV9 ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पिछले 40 सालों से वो एक एक दरवाजे जाते हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, काफिला लेकर रोड शो नहीं करते। ऐसे कई सवालों पर और क्या कहा गया उनकी तरफ से, जरा सुनिए। एक तरफ शोर है, गाड़ियों का काफिला है, और एक तरफ आप दरवाजे दरवाजे देखिए, महिलाएं हैं और हर दरवाजे आप दस्तक देते हैं। दोनों के तरीके में फ़र्क है। आपको लगता है कि आप इस बार कहीं चूक तो नहीं हो रही है? अरे मेरी पहचान पाटलिपुत्रा के घर घर में है, जनता में है, क्योंकि हर दिन मैं किसी न किसी घर में, किसी न किसी परिवार में, परिवार की तरह जाता हूँ आता हूँ। तो शोर शराबा तो वो नहीं करता है जिसको 5 साल में कोई मतलब ही नहीं है, पहचाने नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। हम तो यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो यहाँ लोग खड़ा हो जाएगा। हमारी सरकार ने तो, हमारी मोदी की सरकार 10 साल में, और नीतीश कुमार जी की सरकार 10 साल में हर घर, हर परिवार, हर व्यक्ति तक लाभ पहुँचाया है। परिवार कल्याण योजना के माध्यम से मुफ्त में भोजन मिल रहा है, मुफ्त में वो स्वास्थ्य सेवा मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हर घर में नल से जल मिल रहा है, हर घर में LED बल्ब जल रहा है, हर खेत में किसानों के लिए बिजली पहुंचाने का काम किया है। तरफ आपकी ये फहरिस्त है, दूसरी तरफ फूल माले से लदे हुए लकदक गाड़ियां हैं, काफिला है, वो विंडो से निकल करके वो तमाम चीजें हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अरे राजा और रंग की लड़ाई है, धन की लड़ाई। धन एक तरफ है और जनबल एक तरफ है। एक फकीर है और दूसरा राजा है, महाराजा है। राजा महाराजा से लड़ रहा है एक फकीर का बेटा, 2 बार लड़, तीसरी बार लड़। अरे तीसरी बार का, इसके पहले भी बहुत लड़ाई लड़ा है। मगर यहाँ की महान जनता, पाटलिपुत्रा की महान जनता, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग को अपना बेटा समझ के, अपना सेवक समझ करके, अपना भाई समझ करके अपना आशीर्वाद दिया है। हम धन्य हैं पाटलिपुत्रा की जनता का और हम अपने कार्यकर्ता का, जिसने अपनी पूरी मजबूती के साथ लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया है। 2 बार पहले भी परास्त किया है और इस बार ज़्यादा मतों से परास्त करेगी। कह रहे हैं अब कि हम अयोध्या जाएंगे, चुनाव जब जीत जाएंगे उसके बाद सपरिवार हम जाएंगे अयोध्या। अरे सब लोग जानता है भाई, सब लोग जानता है कि कौन क्या बोला, कौन कितना सनातन के प्रति लोगों का कितना वो प्यार है, भगवान राम के प्रति कितना आस्था है, तो लोग देख रहा है भाई। लोग वो क्या बोलता है, ये चैतनवमी है ना, राम का, भगवान का पूजा हो रहा है ना, लोग मछली खा रहा है तो कुछ खा रहा है तो कुछ खा रहा है, और ये सब देख रहा है। अरे भगवान राम 500 वर्षों का जो सपना है, उस सपनों को साकार अगर किसी ने किया है, मोदी जी ने किया है, मोदी की सरकार ने किया है। तो पाटलिपुत्र में टक्कर जोरदार है इस बार। इस बीच आज पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी सभा की। इस लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास का काम दोगुनी रफ्तार से चल रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का 400 पार का नारा साकार होगा और जम्मू कश्मीर की सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। इस समय हमारे साथ मौजूद है MOS इन PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर, तीसरी बार पार्टी ने आप पे भरोसा जिताया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए,
जाहिर तौर पर उत्साह जो है वो कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। किस तरीके से देखते हैं आप इन चीज़ों को लेकर, खास तौर पे 370 हटने के बाद पहली बार लोकसभा के चुनाव यहाँ पर हो रहे हैं? नहीं, निश्चय वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वो नई एक अद्भुत ऊर्जा का संचालन हो जाता है, न केवल कार्यकर्ता में बल्कि आम मानस में भी। और ये क्षेत्र तो उनका जाना पहचाना है, परिचित है, वो यहाँ की कठिनाइयों से भी वाकिफ़ हैं और यही कारण है। ये बल्कि प्रधानमंत्री बनने से पहले भी अपना चुनावी अभियान प्रारंभ करने से पहले वो यहाँ आए थे, माता वैष्णो देवी का माथा टेक करके उन्होंने अपना चुनावी अभियान शुरू किया था। प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद फिर से यहाँ लौटे और उस बार उन्होंने हमें माता वैष्णो देवी कटरा रेल स्टेशन का उपहार दिया। फिर उसी साल 2014 में वो विधानसभा चुनाव में और इसी मैदान से उन्होंने जनसभा की। फिर उसके 6-8 महीने के बाद एक बार फिर आए, फिर यहाँ पर ही सभा हुई और तब उन्होंने एशिया के सबसे लंबे नाशरी चनैनी टनल, जिसका नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, उसका लोकार्पण किया। और चूंकि उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि ये क्षेत्र की उपेक्षा हुई है तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, जैसा उन्होंने आज उल्लेख भी किया, इसको हम विकसित करके बराबर की सतह पे लाएंगे और वो उन्होंने करके दिखाया। वो अपनी हर गारंटी पूरी करते हैं। आज उधमपुर का जिला हिंदुस्तान के 750-800 जिलों में से पहले 3 में शुमार है जहां सर्वाधिक देहाती सड़कों का निर्माण हो रहा है PMGSY केंद्रीय स्कीम के तहत। यहाँ मेडिकल कॉलेज खुला, यहाँ रेडियो स्टेशन खुला, यहाँ पासपोर्ट दफ्तर खुला। अगर क्षेत्र की बात करें तो एशिया का सबसे लंबा टनल, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, वन की बात में उन्होंने भद्रवाह का लेवेंडर का जिक्र किया। तो उन्होंने एक विशेष तवज्जो दी है इस क्षेत्र को, जिसका परिणाम ये है कि आज 10 वर्ष में ये सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसका उल्लेख किया जाता है। डॉक्टर साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि 2014 से चाहे कुटवा हो चाहे उधमपुर हो, जो आपके लोकसभा जिले पड़ते हैं, हम लगातार देखते हैं कि किस तरीके से आप लोगों से लगातार कनेक्ट होते हैं और आज भी लगातार आप इसी तरीके से हो रहे हैं। सर, इस बार क्या कुछ नया रहने वाला आने वाले 5 साल? मैं ये अक्सर जब ये सवाल पूछा जाता है तो मैं ये कहता हूँ, क्योंकि हमने बड़ा वैज्ञानिक ढंग से 10 वर्षों में अपना समर्पण के साथ कार्य करने का प्रयास किया। पहले 5 वर्ष हमारे बीत के पिछली कुताहियों की भरपाई करने में, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट हमारा 30 साल से रुका था, उसको शुरू करना, हमारा रेटले प्रोजेक्ट पावर का UPA उसको शुरू करना। अगले 5 वर्ष रुक गए हमें वो नए विकास के कार्य, राष्ट्रीय परियोजनाएं लाने में, मेडिकल कॉलेज लाने में, लेवेंडर लाने में, रेल का पुल, यहाँ रेल पहुँच गई इसी क्षेत्र में संगला। अब अगले 5 साल के कालखंड में जो हमें गेन्स प्राप्त हुए हैं उनको कंसोलिडेट करने का समय रहेगा, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये क्षेत्र अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल का क्षेत्र है। यहाँ के जो साधन हैं, सरमाए हैं, उनको कभी ना तलाशा गया ना तराशा गया। लेकिन आने वाले समय में जब मोदी जी के कार्यकाल में तीसरा इकॉनमी बनेगा भारत, तो उसमें योगदान इन्हीं क्षेत्रों का रहेगा जिनके साधन और सरमाए अभी इस्तेमाल में नहीं आए। ये अरोमा के साधन, ये हिमालय के साधन, ये नदियों के साधन, यहाँ हमारे पास चराब भी है, देविका भी है, उस तरफ रावी भी है, तो ये सभी सरमाए अभी उपयोग में आने लगे। एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें और पूरे देश भर में कितनी सीटें बीजेपी आने वाले टाइम? लगता है कि वो तो आम आदमी कह रहा है इस समय 400 पार, भाजपा से भी पूछने की आवश्यकता है। और जम्मू कश्मीर सर? जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से हमें विजय प्राप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला PDP पर अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सीट शेयरिंग पर उन्होंने महबूबा मुफ्ती से बातचीत की, उनसे गुजारिश की, लेकिन महबूबा ने उनसे बातचीत करना तक मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इंडिया गठबंधन को धक्का लगा है तो इसके लिए फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने गुलाम नबी आजाद पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि उन्होंने गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा भेजा, लेकिन अब वो उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। सुनिए जरा। हमारे साथ मौजूद है फारूक अब्दुल्ला, उनसे सीधे पूछेंगे। सर, ये सवाल उठ रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जम्मू कश्मीर में मतभेद है, आगे जाकर ये मतभेद, आप डिफरेंसेस कहाँ खत्म होते हुए देख रहे हैं? सर, कौन सा मतभेद है? जो जम्मू कश्मीर में PDP NC कश्मीर में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आपने यूनिटी, आज़ाद मुल्क है, आप भी खड़े हो सकते हो, लड़ सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला क्या करेगा उसमें? मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं इससे। उठे, जो भी लड़ना चाहे लड़े। PDP का कहना था कि हम आइसोलेट कर दिए गए, अगर फारूक साहब ने एक कॉल किया होता तो शायद हम उम्मीदवार खड़े नहीं करते। मैंने फारूक अब्दुल्ला ने इनसे बम्बई के स्टेज पे बात की और गुजारिश की हमें बात करनी चाहिए। कहा जब मैं आऊंगी बात करूंगा, कोई बात नहीं।
दिल्ली में बात की स्टेज पे। फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार नहीं। गुलाम नबी आज़ाद भी लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आरोप लगा रहे हैं जब से। मैं मुबारक करता हूँ, वो कब हमारे दुश्मन नहीं थे। ये फारूक अब्दुल्ला ये बेवकूफ़ था जिसको राज्यसभा में भेजा। प्रधानमंत्री अभी उधमपुर में है, काफी स्टेटमेंट वापस चले गए, उधमपुर चले गए वापस। तो सुना आपने फारूक अब्दुल्ला को। महबूबा मुफ्ती से वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं। दोनों दल यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही साथ साथ नहीं है। आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी का लेफ्ट पर घोषणा पत्र को लेकर निशाना। लेफ्ट का घोषणा पत्र देश के लिए खतरनाक ऐलान की तरह है, यह कहा है पीएम मोदी ने। लेफ्ट ने परमाणु हथियारों को नष्ट करने का ऐलान किया है। इंडिया फ्रंट कह रहा है कि हम भारत के परमाणु हथियार को दरिया में फेंक देंगे। परमाणु हथियार को खत्म करने की यह सोच खतरनाक है देश के लिए, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। भारत के खिलाफ ये इंडिया अलायंस वाले कितनी नफरत से भरे हुए हैं, ये इनके मैनिफेस्टो में भी नजर आता है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो बंटवारे की गुनहगार मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हो रहे हैं हाजिर।